तो सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की क्लास में हम इस बारे में बात करेंगे कि जो हमारे पेपर आ रहे हैं, ठीक है, 9th और 10th के, तो उसमें हम किस तरीके से अच्छे आंसर्स लिखें। ठीक है, तो बोले भैया आंसर लिखना तो आता ही है, जो पढ़ा है जाके लिख देना है। तो जो पढ़ा है उसको जाके लिख देने से अगर सारे मार्क्स मिल जाते तो शायद से मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अगर ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है, क्लास देने की जरूरत पड़ रही है, तो कुछ जरूर इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। लेट सपोज कोई शादी का फंक्शन है, तो वहां पर तुम जब जाओगे तो कैसे जाओगे? एकदम बन ठन के, मेकअप वेकअप करके लड़कियां हैं, अच्छे कपड़े पहन के, जूतों को साफ करके एकदम अपने आप को चमका के पहुंचोगे। ऐसे जाओगे ना, एकदम फिट फाट, सब तुम्हें देख के लगे कि हाँ देखो शादी में लग रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि घर के कपड़ों में चले जाओगे, मतलब जो रोज पहनते हो वही कपड़ों में तो नहीं जाओगे ना। तो उसी तरीके से जो तुम डेली पढ़ते हो और जो तुम डेली अपनी कॉपी में लिखते हो, अगर वैसा ही लिख के तुम पेपर में आओगे तो पेपर और तुम्हारे रोज वाले दिन में कोई फर्क होगा क्या? नहीं होगा। तो पेपर है तो पेपर को कैसे लिखना है? पेपर की तरह लिखना है, पेपर को सजा के लिखना है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आंसर को हम किस तरीके से एग्जामिनर के सामने रखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बताऊं, एक चीज बता दो, जो बच्चे 95 लेके आ रहे हैं, जो बच्चे 96 लेके आ रहे हैं, जो बच्चे 97 लेके आ रहे हैं, और जो बच्चे 98 और 99 और 100 लेके आ रहे हैं, तो ये दो कैटेगरी के जो बच्चे 99 और 100 लाने वाले और जो 95 96 के लाने वाले हैं, पता है इनमें क्या फर्क है? इनमें ये फर्क है, बच्चे बिल्कुल बराबर है, फर्क ये है कि ये दो कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इन्होंने अपने आंसर को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि उनको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए। गलतियां तो ये भी करेंगे, ठीक है, बट गलतियों के बावजूद भी तुम्हें अगर नंबर लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आंसर को प्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के भी मैं आंसर दूंगा। ठीक है, जैसे जनरली बहुत सारे सवाल होते हैं। पहला सवाल, क्या भैया हैंडराइटिंग मैटर करती है? हैंडराइटिंग जो होती है, क्या उसकी वजह से नंबर कटते हैं हमारे? हैंडराइटिंग इंपॉर्टेंट होती है? हैंडराइटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती है हमारी कि नहीं होती है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि भैया पेपर में कहां से स्टार्ट करूं? लास्ट से स्टार्ट करूं, ठीक है, या सी से स्टार्ट करूं, या डी से स्टार्ट करूं, या ए से स्टार्ट करूं, ठीक है, या एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करूं? ठीक है, तो बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है कि भैया मैं डी स्टार्ट करूं, ए स्टार्ट करूं, मतलब सेक्शंस होते हैं ना पेपर में, 5 सेक्शंस होते हैं, तो किस सेक्शन को पहले करूं मैं? ये चीज ही समझ में नहीं आती। फिर भैया मेरे को एक तो आंसर ही, मैं जो पढ़ के आया था उसमें से एक क्वेश्चन तो आया ही नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मैं पढ़ के नहीं आया था, तो उन क्वेश्चनों के लिए क्या करूं? या जो मैं पढ़ के आया था वो पेपर में आया ही नहीं, और जो आया मुझे आता नहीं है। ऐसे कुछ क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेंगे जिनके आंसर तुम्हें पता नहीं होंगे, तो उनको किस तरीके से आंसर करना है? ठीक है, नॉट नोन द आंसर, नॉट नोन द आंसर, जब तुम्हें आंसर पता ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया 1 नंबर में कितना लिखूं? 1 लाइन लिखूं या 1 शब्द लिखूं? भैया 2 नंबर में कितना लिखूं? 2 लाइन लिखूं या 2 पेज लिखूं? भैया 3 नंबर में कितना लिखूं? भैया 4 नंबर में कितना लिखूं? भैया 5 नंबर में कितना लिखूं? हाँ भैया इसमें मैक्सिमम कितनी लाइनें लिखनी होती है? भैया इसमें कितना लिखना पड़ता है? ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है मन में। लास्ट कि भैया ये सब तो ठीक है, भैया मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता। भैया पेपर लिखते लिखते एकदम एंड पे जब मैडम छीनने वाले होते हैं तब भी मेरे 5-6 क्वेश्चन बच जाते हैं, तो मैं क्या करूं उस टाइम? कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करूं? पेपर में टाइम मैनेज करूं, ठीक है, कैसे अपना टाइम मैनेज करूं? तो इन कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी मैं इस वीडियो में या इस क्लास में तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से एक एक बात को समझते हुए चलना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह बात समझना पड़ेगा कि सिर्फ पढ़ना याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ आपने जो पढ़ा है
उसको अपने पेपर पे अच्छे से लिखना आना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे तुमने बुक 10 बार ही क्यों नहीं पढ़ी हो, अगर तुम्हें आंसर लिखना नहीं आता तो तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे। और अगर तुमने बुक एक बार ही क्यों ना पढ़ी हो, अगर तुम्हें आंसर लिखना आता है तो तुम्हारे 90 प्लस आएंगे आएंगे आएंगे। ठीक है, क्योंकि द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ डिस्क्राइब्स यू, मतलब वो तुम्हारे बारे में बताता है। भैया अब मैं कहां से स्टार्ट करूं, कैसे लिखूं, भैया क्या मैं पहले 5वां क्वेश्चन कर दूं, फिर 10वां क्वेश्चन कर दूं, फिर 35वां क्वेश्चन कर दूं? भैया मैं ऐसे करता हूं। भैया मैं तो क्वेश्चन के आगे, मतलब आंसर के आगे लिखता ही नहीं हूं क्वेश्चन नंबर क्या है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लिखते नहीं है, वो सिर्फ लिखते जाते हैं, उनको क्वेश्चन दिखता है वो लिखते जाते हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए और इन पे तुम्हें काम करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब की बात होगी। अब स्टार्ट करते हैं एक एक चीज से। सबसे पहला जो मैं आपको इस वीडियो में आंसर करूंगा, क्या हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है तो क्या मेरे को नंबर नहीं मिलेंगे? हाँ, अगर मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, हाँ बट ऐसा है कि समझ जाते हैं लोग, ऐसा है कि समझ जाते हैं, तो क्या मेरे नंबर कटेंगे? हैंडराइटिंग की वजह से मैंने कभी किसी को नंबर काटते हुए देखा है अपने? हाँ, या मेरे नंबर कट सकते हैं? या मैं बहुत अच्छा हैंडराइटिंग लिखूंगा तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? तो पहली बात, अगर तुम बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिखोगे उससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा, क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि जब तुम अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में आंसर लिखोगे तो तुम्हारे हर वर्ड को, उसको समझने में, उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक एग्जामिनर को कितने 100 से ज्यादा शीट चेक करनी होती है। ठीक है, अगर उसे तुम्हारी आंसर हैंडराइटिंग को समझने में ज्यादा टाइम लगा तो वो क्या करेगा, वो शायद से जितने मार्क्स तुम्हें देने चाहिए थे 5 में से, उतने ना देके 4 कर देगा, 4.5 कर देगा। आंसर तुमने पूरा लिखा है, ठीक है, बट तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि समझ में ही नहीं आ रहा, तो उस केस में कट सकते हैं। अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो तुम्हें क्या पता कहीं पे तुमने 1-2 पॉइंट कम लिखे हो, वहां पे तुम्हें नंबर ज्यादा मिल सकते हैं। तो हैंडराइटिंग इंपॉर्टेंट है, बट ये भी नहीं है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग समझने लायक है। देखो, एक दिन में तुम अपनी हैंडराइटिंग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, पेपर तक कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, जैसी हैंडराइटिंग है वैसे ही लेके जाओगे तुम। बट कोशिश करना कि जब तुम लिखो तो तुम्हारा हर एक वर्ड समझ में आना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारा हर वर्ड समझा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, ठीक है, फिर तुमने कैसे भी लिखा हो, तो तुम्हें एग्जामिनर नंबर देगा, नहीं काटेगा। बट एकदम तुम डॉक्टर वाली राइटिंग लिखोगे, समझ में ही नहीं आएगा, तब तो क्या ही नंबर देगा वो, जब उसको तुम्हारे पेपर में 2-3 घंटे लग रहे हैं चेक करने में। हाँ, समझ में? या तो बहुत अच्छी लिखो या तो ऐसा लिखो कि सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, और कुछ बच्चों का ऐसा होता है, भैया स्टार्ट तो हम बहुत अच्छी राइटिंग में करते हैं बट लास्ट में जाता है डॉक्टर की राइटिंग हो जाती है। हाँ, ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट चीज में बताऊंगा कि भैया स्टार्ट कहां से करना है, इसी में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट करने वाली चीज है ना, कि भैया मैं डी से स्टार्ट करूं, फिर सी पे आता हूं, फिर बी पे आऊंगा, फिर ए पे आऊंगा, कभी कभी ई भी होता है। ठीक है, तो लास्ट से स्टार्ट करना है। भैया मैं पहले सी करता हूं, फिर मैं ई करूंगा, फिर मैं डी करूंगा, फिर मैं ए करूंगा, फिर मैं बी करूंगा। ठीक है, या भैया मैं लाइन से करूंगा, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये जो पैटर्न है ना, ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि दैट्स डिपेंड्स अपॉन यू, कि आपको कहां से स्टार्ट करने में हेल्प मिल रही है। अब बोले भैया ये चीज अगर पता होती तो मैं यहाँ पे बैठती क्यों, मैं इस क्लास में आती क्यों? तो तुम यहाँ पे आए हो तो कुछ ज्ञान लेके जाओ। अभी तुम्हारे ट्यूशन में टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, ओके, कुछ सैंपल पेपर तुम खुद भी करोगे, आई होप करोगे। ठीक है, तो जब तुम अपने सैंपल पेपर खुद करोगे या ट्यूशन में टेस्ट दोगे तो इन पैटर्न के हिसाब से क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आपको देखना है कि मैंने अगर सी से स्टार्ट करा, फिर बी कर रही हूं, फिर ए कर रही हूं, फिर डी कर रही हूं, तो उसमें मेरा कम टाइम लग रहा है, या मैं एकदम लास्ट से डी से स्टार्ट करते आ रही हूं ए पे, तो उसमें कम टाइम लग रहा है। ये आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, मैं तो बस इतना बता सकता हूं कि आपको ये फिगर आउट कैसे करना है। अभी मैं टेस्ट, ट्यूशन में टेस्ट लूंगा, फाइनल टर्म वाला टेस्ट, उसमें आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म करके देखना है कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो कम टाइम लग रहा है, या बीच में से स्टार्ट करूं तो कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो बोलो भैया एक पेपर में कैसे समझूंगी,
एक पेपर मैं ले रहा हूं, उसके बाद तुम देखना तुम्हें कितना टाइम लगा, ठीक है। फिर घर पे भी 2-3 पेपर सॉल्व करके देखना, 3 घंटे का टाइम लेना और किसी भी पैटर्न से स्टार्ट करके देखना। जरूरी नहीं है यही पैटर्न अपनाओ, तुम कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से करना है। तो जब तुम इसको फिगर आउट कर लोगे ना, हाँ, कि किस पैटर्न से करने से तुम्हें सबसे कम टाइम लग रहा है, तो उससे तुम्हारी एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और दूसरी तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि टाइम मैनेज कैसे करूं। और भी तरीके हैं टाइम मैनेज करने का, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है उसका। बस समझ में कि ये तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं पीछे से स्टार्ट करके जल्दी कर पा रही हूं या आगे से स्टार्ट करके जल्दी कर पा रही हूं, ठीक है। तो टॉपर्स में और जो एवरेज बच्चे होते हैं उनमें यही फर्क होता है। एवरेज बच्चा जाता है पेपर में, वो उठाता है, उसकी कोई तैयारी नहीं होती है कि कौन सा सेक्शन पहले करूं। जो उसका साइड वाला कर रहा होता है ना, उसने डी से स्टार्ट करा तो तुम भी डी से स्टार्ट कर दोगे ताकि चीटिंग हो जाए, ठीक है। बट वो अपना प्लान बना के आया होगा कि मुझे डी से स्टार्ट करना है, फिर बी पे जाना है, फिर ए पे जाना है, ठीक है। तो वो अपने प्लान से चलेगा, बट तुम अपने प्लान से नहीं चलोगे, तुम तो उसके भरोसे आए हो। तो तुम्हें भी अपने दिमाग को ऐसा बनाना पड़ेगा कि तुम इसके हिसाब से चल पाओ और तुम्हें कम समय लग पाए। तो 2 चीजें क्लियर हो गई कि हैंडराइटिंग का क्या है और कहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आंसर ना पता हो, ये मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, सीक्रेट टिप है ना, ताकि तुम पूरा ध्यान से देखते रहो। तो बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, जिसमें कि भैया एक मार्क्स में मैं कितना लिखूं, ठीक है। तो 1 मार्क्स में जनरली तुम्हारा क्या पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है। उसमें तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें टिक करने की जरूरत है। बट कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं 1-1 नंबर के, तो उनमें कितना लिखूं। तो 1 मार्क्स में जनरली अगर पॉइंट्स में लिख रहे हो, तो आप 2 पॉइंट लिखिए। क्या पॉइंट लिखिए? 2। और 2 में से भी जो पहला पॉइंट होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए। क्या लिखिए? सबसे इंपॉर्टेंट। क्या लिखना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है। बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल देता हूं। लेट सपोज कि आपसे पूछा है वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो तुम बताओगे कि वाटर का इंपॉर्टेंस लिए है, ठीक है, कि ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ये पूरे अर्थ पे प्रेजेंट है, पानी का इस्तेमाल प्लांट करते हैं, ये सब जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो तुमने पहले पॉइंट में बता दी। अब लेट सपोज सेकंड पॉइंट तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, तो क्या करो, फर्स्ट पॉइंट से ही थोड़ा तोड़ के सेकंड पॉइंट पे लिख दो। क्योंकि एग्जामिनर जब तुम्हारी कॉपी चेक करेगा तो वो क्या पढ़ेगा? पहला पढ़ेगा, पहली लाइन। और उसमें ही अगर तुमने बहुत अच्छे से लिख दिया है कि वाटर क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो वही इंप्रेस हो जाएगा। वो ऐसा आगे ना पढ़े और चेक करके तुम्हें 2 नंबर दे दे, ठीक है। तो 1 मार्क्स में कितने पॉइंट लिखने? 2। अगर पॉइंट्स में नहीं लिख रहे हो, लाइंस में लिख रहे हो, पैराग्राफ में लिख रहे हो, तो कितनी लाइन लिखनी है? 2 लाइन। कितनी लाइन लिखिए? 2 लाइन। और भैया ये 2 लाइन में कितने वर्ड्स लिखूं? वर्ड्स का भी होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं कि एक लाइन में पूरे 15-16 वर्ड्स घुसा देते हैं। बिल्कुल मत करना। क्यों 15-16 वर्ड्स क्यों नहीं घुसाने चाहिए? क्योंकि इसकी वजह से तुमने जो लिखा है वो रीडेबल नहीं है, और अगर रीडेबल नहीं है, पढ़ नहीं सकते उसको, तो तुम्हारे नंबर कटने के चांसेस फुल हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो एक लाइन में मैक्सिमम आपको जो वर्ड्स लिखने चाहिए वो 7 से 8 लिखने चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो रेंज कितनी है? 7 से 8। क्योंकि एक लाइन में क्या होगा, 7 से 8 वर्ड लिखोगे तो थोड़ा खुला खुला स्पेस भी मिलेगा, तो वो आराम से पढ़ भी पाएगा उसको, ठीक है। बात समझ में आई? तो 7 से 8 वो पढ़ लेगा आराम से, और मेन पॉइंट लिखना है, कोई घुमाने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर में तुम्हें कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है, जो पूछा है डायरेक्ट आंसर लिखना है। गोल्जी का क्या होता है, वो गोल्जी का यूज क्या होता है, गोल्जी किस काम आता है, तो डायरेक्ट लिख दो, इट इज यूज फॉर मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, ठीक है, ये लिख दोगे। या पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, तो डायरेक्टली लिख दो कि इट इज अ प्रोटेक्टिव वॉल विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द HCl एसिड। डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है कि ये पेट में प्रेजेंट होता है, पेट में इधर लगा होता है, ठीक है, फिर इसकी वजह से ये होता है, उतना घुमाने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर में पूछा है तो डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो 1 नंबर वाले की समझ में आ गई कि अगर 1 मार्क्स के लिए पूछेगा तो कितना करना है, ठीक है।
हाँ, अब बात करते हैं, लेट सपोज तुम्हें वो 2 मार्क्स के लिए पूछ रहा है। कितने मार्क्स के पूछ रहा है? तो 2 में आपको कितने पॉइंट लिखने हैं? 3 पॉइंट। तो बोले भैया आपकी मैथ खराब तो नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हो 1 में 2 पॉइंट लिखो और 2 में 3 पॉइंट लिखो। ये ऐसा नहीं होता भैया 2 में 2 पॉइंट लिखें या 1 में 1 पॉइंट लिखें। तो इस चीज से गड़बड़ क्या होगी? लेट सपोज तुमने 1 नंबर में 1 पॉइंट लिखा और वो पॉइंट एग्जामिनर को बहुत गंदा लगा, वो तो काट देगा, खत्म आंसर, गया ना, कुछ नहीं मिलेगा। और सोचो तुमने 1 मार्क्स में 2 पॉइंट लिखे, एक गंदा है एक बहुत अच्छा है, मार्क्स मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। 2 नंबर में 3 पॉइंट लिखो, 1 पॉइंट बहुत बेकार लिखोगे, मुझे 100% पता है, बट 2 पॉइंट तो अच्छे लिखोगे। और उन 2 पॉइंट को पहले लिखोगे या बाद में लिखोगे? पहले लिखोगे, ठीक है। तो इसमें क्या 3 पॉइंट लिखने, तो 1, 2 और 3, तो इन दोनों को तो इतना बढ़िया लिखो कि वो इन दोनों के पढ़ने का तीसरे पे जाए ना, ठीक है। और अगर तीसरे पे जाए भी तो तीसरे में भी क्या करो, तीसरा पॉइंट अगर आ नहीं रहा तो ऊपर के 2 पॉइंट है ना, उनको ही थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से तीसरे पॉइंट में लगा, तो 3 पॉइंट बन गए। तो इससे क्या होगा, तीसरा पॉइंट जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये क्या काम करेगा? तुम्हारे लिए सेफ्टी वॉल का काम करेगा। किसका काम करेगा? सेफ्टी। अगर 3 पॉइंट आते हैं तो वेरी गुड, तीनों पॉइंट लिखो, ठीक है। क्या पता तुम्हें तीनों पॉइंट आते हैं और तीनों में से 1 पॉइंट तुम गलत पढ़ के आओगे, बट तुम्हें कॉन्फिडेंस पूरा है कि नहीं यही होता है, तो बाकी 2 पॉइंट तो सही हो जाएंगे ना। तो तुम्हें कितने मार्क्स मिल गए? 2 में से 2 मिल जाएंगे। काटेगा तो आधा ही काटेगा, ज्यादा से ज्यादा। और अगर सिर्फ तुम 2 पॉइंट लिख के आते और 2 में से 1 गलत हो जाता तो कितने नंबर काटता? 1 नंबर काट लेता पूरा। और अब तुम सोचो भैया आधा ही नंबर है, आधा ही नंबर तो एक्स्ट्रा काटेगा, काटने दो। बट यही आधे आधे नंबर का फर्क तुम्हें कहीं 0 से हीरो भी बना सकता है और जो फेल हो रहा है उसको पास भी करा सकता है। बस समझ में कितना कितने लिखना है। तो अब बात करते हैं 3 नंबर वाले। 3 नंबर में बेसिकली वो एक बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 3 नंबर में वो 3 पार्ट बना के ही पूछेगा। तो उसमें क्या करना है, ये 1 नंबर वाली स्ट्रेटेजी क्या करनी है, फॉलो करनी है। अगर 3 नंबर में वो बड़ा क्वेश्चन पूछता है एसएसटी वगैरह के केस में, तो तुम्हें कितने पॉइंट लिखने हैं? 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। बस में 4 या 5 जितने, अगर आपको ज्यादा पॉइंट आते हैं, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि 3 नंबर में 5 पॉइंट या 6 पॉइंट लिखो, क्योंकि इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। 4 पॉइंट इनफ होते हैं, ठीक है। और 4 पॉइंट वो लिखो जो आपको बेस्ट पता हो, ठीक है। फिर बात करते हैं 4 और 5 नंबर वाले मार्क्स की। तो ये होते हैं बड़े, ठीक है। ये हमारा काम बना भी सकते हैं और ये हमारा काम बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है, ठीक है। इनमें भी तुम्हें 4 मार्क्स का तो कितने पॉइंट लिखने हैं? 5, और 5 मार्क्स का तो 6 पॉइंट, ये तो लिखने हैं। बट इनमें तुम्हें एक अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तुम क्या करना, पेपर में जाते ही जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर मिला, 5 नंबर वाले पढ़े, ठीक है, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, 2 मिनट लगेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन पढ़ लिए, और लास्ट वाले क्वेश्चन का जैसे वो तुम्हें ना एक क्वेश्चन दे दिया कि जो गांधी जी के 3 सत्याग्रह हुए थे, ठीक है, 3 सत्याग्रह, ठीक है, ऑफ गांधी जी, ठीक है। तो क्या कर लोगे, पीछे रफ शीट पे शॉर्ट पॉइंट में कि पहला सत्याग्रह यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, ठीक है, तीनों लिख लिए। बस शॉर्ट पॉइंट्स में, पूरा पॉइंट भी नहीं लिखना, बस इतना हिंट लिखना है कि बाद में जब तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारे पास एक फ्लो चार्ट रहे कि तुम्हें इस हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा पता है? ऐसा होता है हम 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखना तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा लिखते हैं, ठीक है, आधा पेज भर देते हैं, ठीक है, उसके बाद पता चलता है यार ये तो पूरा गंदा आंसर लिख दिया मैंने, फिर पूरा काटना पड़ता है ना। ऐसा हुआ होगा बहुतों के साथ, हाँ। तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे पीछे के साइड 3-4 पॉइंटर्स बना लेने हैं और फिर उन पॉइंटर्स को एग्जाम में पीछे लिख लो, ठीक है। और जब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने आओगे तो बस पॉइंटर लिखा, उसके बारे में लिख दिया, ठीक है। और क्या पता एग्जाम में बाकी आंसर लिखते लिखते तुम्हें पता चला यार ये तीनों पॉइंटर तो होंगे ही नहीं, कुछ और होना चाहिए, तो तुम्हें काटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, तुम्हारा आंसर तो सेफ रहेगा, क्योंकि तुमने तो पीछे ही लिखा था, वहां तो कुछ भी कर सकते हो। बस में तो 4 और 5 नंबर के केस में इतना करना है, 2 मिनट लेगा, उससे फालतू नहीं लेगा, और उससे फालतू टाइम लगाना भी नहीं है, 2 मिनट से ज्यादा फालतू लगाना भी नहीं है,
ठीक है, बात समझ में आ गई? तो किस मार्क्स के लिए कितना लिखना है, ये बात समझ में आ गई? हाँ, कोई भी डाउट इसमें? ठीक है, हाँ, तो ये हो गई। अब टाइम मैनेज कैसे करें? तो टाइम मैनेज कैसे करना है, पहला तो यही बता दिया कि एक्स्ट्रा आंसर लिखना ही नहीं है, जिसके लिए जितने पॉइंट्स बताए उतने ही लिख के आना, उससे ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, चाहे तुम्हें बहुत अच्छा आ रहा हो ना, कोई आंसर बहुत अच्छा आ रहा हो और तुम्हारा बहुत सारा टाइम पड़ा हो, नहीं लिखना, वो अच्छे को तुम पहले में लिख देना। ठीक है, टाइम बचाओ, हर एक चीज में क्या बचाओ, टाइम बचाओ। हाँ, 20 एमसीक्यू होते हैं, 20 एमसीक्यू होते हैं। इन 20 एमसीक्यू पे तुम्हारे 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, 20 मिनट से ज्यादा नहीं। अगर तुम 20 मिनट से ज्यादा लगा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा बाकी का पेपर सफर करेगा। इसके लिए 20 मिनट निकाल के रख देना, या तो स्टार्टिंग में या तो एंडिंग में। ठीक है, बस समझ में आ गई? हाँ, यहां तक क्लियर है? अब एक देता हूं बोनस टिप, ये बताने से पहले उसको बताऊंगा, बट उससे पहले एक और चीज सुन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कि हम सेक्शन तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें पता चल गया कि डी से स्टार्ट करना है, डी से कर दिया। अब डी में भी क्या करते हैं कि 25 बार सबसे पहले करते हैं, फिर 23 बार उसके बाद करते हैं, फिर 21 बार सबसे लास्ट में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पीछे आगे पीछे कर देते हैं। ये चीज कभी मत करना, ये चीज कभी मत करना। ठीक है, बात समझ में? क्योंकि ये चीज करोगे ना तो इससे एग्जामिनर जो होता है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। क्या होता है? फ्रस्ट्रेटेड। क्यों होता है? उसके पास भी रीजन है फ्रस्ट्रेट होने का, उसके पास भी रीजन है। सुनो, लेट सपोज तुमने सेक्शन बी से स्टार्ट करा। किससे स्टार्ट करा? सेक्शन बी से। तो यहाँ पे 21 से लेके 30 तक क्वेश्चन होते हैं। कहां से होते हैं? 21 से 30 तक। अब तुम्हारा दिमाग कैसे चला कि तुमने पहले 27वां क्वेश्चन कर दिया, फिर 26वां क्वेश्चन कर दिया, फिर 21 पे आ गए, फिर 22 लिख दिया, फिर 25 पे चले गए। ठीक है, ऐसे लिख रहे हो। अब एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने के बैठेगा तो वो उस शीट पे ज्यादा नंबर लगाएगा जिसपे लाइन वाइज लिखा है, और उसको ज्यादा मेहनत नहीं कर रही, क्योंकि उसके बगल में आंसर की पड़ी रहती है, उसको आंसर की से मैच करना पड़ेगा। और आंसर की तो कैसे दी रहेगी? लाइन वाइज। क्या वो तुम्हारे लिए बैठ के एक एक आंसर ढूंढ ढूंढ के देखेगा? या तो वो सीधे एक हाथ इधर लगाएगा, हाँ 21, तो 21 का आंसर ये, 22 ये 22 का आंसर है ना। तो कौन सा आसान करना है, ये इस वाले केस में, या ऐसे 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे? इस वाले में कम मेहनत लगेगी ना, और जब एग्जामिनर को कम मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो ज्यादा मार्क्स देगा। पसंद में? तो जब भी कोई भी सेक्शन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सेक्शन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी सेक्शन को आगे पीछे कर सकते हो। बट जब तुम किसी सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना कि वहां पर तुम इसी तरीके का सीक्वेंस फॉलो करो। बस समझ में? हाँ, अगर तुम्हें लेट सपोज कोई आंसर नहीं आता, इनमें से 23 नहीं आता, तो क्या करो? 23 के लिए जगह छोड़ दो। 23 के लिए जगह छोड़ दो अपने हिसाब से, चाहे आधा पेज छोड़ो, ठीक है, अगर ज्यादा लिख रहा है एक पेज छोड़ो। पर बता तो दिया 2 नंबर के लिए कितने लाइन? 4 लाइन है ना, उतना छोड़ के आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये नहीं आता, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे छोड़ते जाओगे तो इससे पता है क्या फायदा होगा? जब लास्ट टाइम में तुम चेक करोगे ना तो तुम्हें पता रहेगा, हाँ मैंने 23 के लिए जगह छोड़ी हुई है 23 लिख के, तो मुझे लिखना होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन बी अटेम्प्ट कर लिया, जो नहीं आया, जैसे 23 नहीं आया, 25 नहीं आया, उनको लिखा ही नहीं, और लास्ट में जब चेक करने आते हैं ना तो वो आराम से सीक्वेंस तो देखते नहीं है, बोले ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, वो फिर देखते घर जाके कि 23 और 25 तो उन्होंने करा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके लिए जगह छोड़ी नहीं, और उसके दिमाग में उन्होंने पेपर में कहीं टिक लगा रखा था, वो भी भूल गए। हो सकता है ना, हड़बड़ी में भूल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज उस चीज से भी आपको बचाने में हेल्प करेगी। उसके लिए क्या कर दो? जगह छोड़ दो और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ताकि जब तुम पेपर चेक करने आओ तो उस जगह पे, खाली जगह पे दिखे और तुम वहां पे अपना आंसर लिख दो। ठीक है, तो ये थी थोड़ी बोनस टिप। इसके बाद एक और है कि जब तुम आंसर लिखते हो तो आंसर में 2 चीज है। जैसे कहीं पे जाना होता है तो पहले फेस वॉश करते हो, ठीक है, फिर मुंह धोते हो, फिर क्रीम लगाते हो, है ना, लड़कियां फिर मेकअप लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, इतना करते हो ना, है, ठीक है। तो क्या है, एक के बाद एक काम कर रहे हो। तो
लेट्स सपोज कोई आंसर लिखा तुमने, कोई आंसर लिखा, बड़ा बड़ा, हाँ ये लिख दिया आंसर इस तरीके से, इतना बड़ा आंसर लिख दिया। तो अब आंसर में तुमसे पूछा गया था किसी चीज के बारे में, तो उससे रिलेटेड कुछ ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, तो उन वर्ड्स पे तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से या सीधा लाइन खींच देना, उनके नीचे क्या करोगे, सीधा लाइन खींच दोगे। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे सब पे नहीं खींचना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन पे खींचना, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करेगा ना, तो उसे डायरेक्टली पूरा आंसर पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं, वो तो डायरेक्ट देखा ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, कीवर्ड देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, हाँ भाई सारे कीवर्ड उसने बता दिए, बहुत आसान, चेक करा, फुल मार्क्स दे दिए। तो कीवर्ड्स का इतना फायदा होता है, कीवर्ड्स पे अगर तुम टिक करके जाओगे ना, तो हाँ उसको लगेगा हाँ बच्चे को पता है इन कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो कीवर्ड्स पे निशान लगा दिए। उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है, ठीक है, तो हर आंसर के नीचे एक लाइन खींच दो, ताकि तुम्हारी हर आंसर के बीच में तुम्हारा कुछ सेपरेशन हो, ठीक है, ये पता चले ये वाला इसका आंसर है, ये वाला इसका आंसर है। लेट्स सपोज तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, लाइन खींच नहीं सकते हो, ठीक है, सिंपली हर आंसर के बाद 2 लाइन छोड़ दो। आंसर को कभी भी चिपका के मत करना, कभी भी नहीं, ठीक है। बहुत पेज मिलेंगे, 36 पेज मिलेंगे, 36, पूरी इतनी मोटी शीट आती है 36 पेजों की, ठीक है, वो मिलेगी तुम्हें, ठीक है, वो शीट भरनी है तुम्हें। हाँ, तो क्या करना है, हर आंसर के बाद 2-2 लाइन, 3-3 लाइन भी छोड़ सकते हो, ठीक है, गैप के लिए, ठीक है, गैप के लिए छोड़ दिया 3-3 लाइन। हाँ, तो बस, तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन इतना है, ये वाला क्वेश्चन इतना है, ठीक है, तो वो उतना ही चेक करेगा, आगे बढ़ जाएगा। पेपर साफ सुथरा करके आना, पेपर जितना गंदा करके आओगे ना, उतने कम मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद कुछ बच्चों की कलाकारी इतनी होती है, लेट्स सपोज उन्होंने कोई वर्ड लिख दिया, लेट्स सपोज टुगेदर लिख दिया, ठीक है, टुगेदर, ठीक है, तो इसमें कुछ गलती कर दी, हाँ, टुगेदर वर्ड में गलती कर दी, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लेंगे, इतना पोर्शन ऐसे 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 पूरा कलाकारी कर दी, कलाकारी से मन नहीं भरा, व्हाइटनर लगा दिया पूरा एकदम, ठीक है, फिर भी नहीं मन भरा, क्या करे, पेज ही फाड़ दिया उसको घिसते घिसते, ठीक है, टाइम वेस्ट है बहुत ज्यादा, और ये गंदा लगता है बहुत, व्हाइटनर यूज करना या ऐसे घिच-पिच करना। कोई भी गलती हुई है, सीधा सिंपल एक लाइन कट, गलती को हाईलाइट मत करो, गलती को अगर हाईलाइट किया तो उसे पूरे पेज पे दिख जाएगा कि इसने काट रखा है, सिंपल एक लाइन कट कर दो, वो समझ जाएगा पढ़ते पढ़ते कि हाँ भाई गलती करी है बच्चे ने। तो बताओ ये वाला अच्छा है, कौन सा अच्छा है, ये वाला अच्छा है, सिंपल से एक लाइन लगा दो, कट करके आगे बढ़ जाओ, तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। हाँ, इसमें क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, हो गया टाइम मैनेज। टाइम वेस्ट करने वाले भी तुम हो और टाइम को बचाने वाले भी तुम हो। जो टाइम को बचाता है वो टॉपर बनता है, जो टाइम को खर्च करता है वो फिर एवरेज का एवरेज ही रह जाता है, ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो इस तरीके से कर देना है। तो ये हो गया, तुमने आंसर पे थोड़ा मेकअप थोप दिया इस तरीके से, बढ़िया लगेगा एकदम, ठीक है। हाँ, और अब मैथ्स के आंसर में क्या करना है, मैथ के आंसर में एक और अच्छा छोटा सा काम करना है। जैसे सपोज तुम्हारा कोई आंसर आया लास्ट में, जैसे 15 सेंटीमीटर, क्या आंसर, 15 सेंटीमीटर आंसर है, ठीक है, तो इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर है, सिंपल से इसके पास पेन लेना है और इस तरीके से ऐसे बॉक्स बना देना कि सर जी ये रहा मेरा आंसर। क्योंकि बड़ी इक्वेशन करोगे, सॉल्व करोगे, वो डायरेक्ट आंसर ढूंढेगा और आंसर मैच करेगा, हाँ भाई बच्चे का आंसर सही है, फिर बीच में तुमने कुछ भी करा हो, आंसर देखा सही, 3 नंबर। समझ में आ गई, बिल्कुल स्टेप बाय, अगर तुम्हारा आंसर सही है ना तो स्टेप देखेगा भी नहीं, आंसर गलत है तो वो स्टेप पे जाएगा, आंसर अगर गलत लिखा है तुमने तो वो स्टेप पे जाएगा और हर स्टेप को चेक करेगा, जहां तक तुम्हारा सही रहेगा वहां तक के तुम्हें नंबर देगा, ठीक है। टीचर जब चेक करता है ना, उसे ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती है कि उसे क्या करना है, उसे तुम्हें नंबर देने, काटने नहीं है, उसके घर से थोड़ी ना जा रहे नंबर, या उसकी तुम्हारी पर्सनली दुश्मनी है तुमसे, उसे तो पता भी नहीं चलता कि लड़के की शीट चेक कर रहा है, लड़की की शीट चेक कर रहा है,
नाम भी नहीं होता तुम्हारी शीट पे जब चेक करने जाता है, जब बोर्ड में तुम्हारी शीट चेक होने जाएगी नाम भी नहीं होगा तुम्हारा, रोल नंबर लिखा होगा बस उस पे, लड़का लड़की ये भी नहीं पता चलता उसको, तो क्यों नंबर काटेगा फालतू में वो तुम्हारे। बच्चों में ये बड़ी गलत फहमी चलती है कि एग्जामर गुस्से वाले मूड में हुआ पूरे आंसर काट लेगा, ऐसा कभी नहीं होता। वो चाहे कैसे भी मूड पे हो, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप बच्चों की कॉपी चेक करोगे तो आप एकदम पोलाइट होके जहां पे बच्चे को नंबर देना है वहां पे देने हैं, ठीक है, जहां पे उसने लिखा है वहां पे आंसर देना है, जबरदस्ती काटने नहीं है। इसीलिए सीबीएसई में 99-100% नंबर आते बच्चों के, कोई दुश्मनी नहीं निकालेगा तुमसे, बस तुम अपनी तरफ से अच्छा काम करना, बाकी सब उस पर छोड़ दो, अच्छे से करेगा। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि सर भैया कि हमें आंसर नहीं आता, हम क्या करें, पेपर में बैठे रहे, छोड़ दे, ठीक है, खाली पेपर छोड़ के आ जाए तो उसमें ज्यादा नंबर मिलेंगे, या कुछ लिख के आए उसमें ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हें आंसर क्या उसके अगल बगल का भी कुछ नहीं पता, ठीक है। हाँ, तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसके बारे में तुमने थोड़ा सा सुना नहीं हो, अगर अच्छे से पढ़ के गए हो तो, ठीक है। एक दो वर्ड तो उसके बारे में सुना होगा, ठीक है, एक दो वर्ड उसके बारे में सुना होगा, बस जो वर्ड के बारे में सुना है ना कर दो उसको एलेबोरेट, जो पता है उस क्वेश्चन के बारे में, उस वर्ड के बारे में, वो वर्ड के बारे में जो पता है लिख दो, और उस क्वेश्चन पे तुम्हें आधे से 1 नंबर ज्यादा मिल सकता है। 4 नंबर का है तो 4 में से 4 तो नहीं मिलेंगे, बट 1 नंबर मिल जाएगा। छोड़ के आओगे तो 0 नंबर, अगर वो लिख के आओगे तो पॉसिबिलिटी है 1 या 1.5 नंबर। और पर्सनली ऐसा मेरे साथ हुआ है, 12th के एग्जाम में केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था, ठीक है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, बट मुझे एक वर्ड पता था और मैंने उस वर्ड को एलेबोरेट किया, ठीक है, और घर पे आके देखा तो वो क्वेश्चन सही, वो आंसर सही निकला मेरा, बस उस वर्ड को एक्सप्लेन किया था मैंने। 10th क्लास में एसएसटी के पेपर में भी ऐसा हुआ था, स्वराज क्या है, मैंने कहीं पर पढ़ा था झंडा है, उस क्वेश्चन में मुझे स्वराज दिख गया, मैं लिख दिया इट इज द फर्स्ट फ्लैग विच इज अडॉप्टेड बाय द इंडिया, सही हो गया क्वेश्चन। स्वराज पहला झंडे का नाम था हमारे, ठीक है। तो सोचा अगर मैं छोड़ के आया तो नंबर मिलता क्या मेरे को, नहीं मिलता। तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन की पार्ट्स बना लो, ठीक है, कोई वर्ड तो समझ में आ रहा होगा उससे रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ तो पढ़ा होगा तुमने, वो लिख दो। और जब आंसर की आती होगी ना तो उससे पहले ना 2 पेज का इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, और उसमें लिखा होता है कि अगर बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है और उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा भी कुछ लिखा है, हाफ नंबर मैंडेटरी है उसको देना, आधा नंबर मिलेगा। बात समझ में आ गई। बट जो उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में लिखना, पता चले मैथ के बारे में पूछा एसएसटी लिख रहे हो और बोले भैया नंबर तो दिए ही नहीं मेरे को, ऐसा थोड़ा ना होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट के जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पॉइंट के बारे में बता के आओगे तो तुम्हें आंसर में नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है, जो भी गलतियां बताई है उनको मत करना, ठीक है। अपनी कॉपी में ड्राइंग खेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब तुम आंसर करोगे ना, किसी चीज का आंसर लिखोगे तो ऐसे सोच के लिखो कि एग्जामिनर जो तुम्हारा पेपर चेक करने वाला है उसको कुछ नहीं आता, वो 5 साल का बच्चा है, तुम्हें उससे हर चीज बतानी पड़ेगी। अगर तुम मैथ्स के किसी क्वेश्चन में तुम अगर a + b का होल स्क्वायर है और डायरेक्टली तुम उसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ एग्जामिनर तो दे देंगे नंबर, कुछ एग्जामिनर काट देंगे। तो क्या करना है आपको, जहां पे भी इसका फॉर्मूला लेना, साइड में एक लाइन खींचो, वहां पे लिख दो कि ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज करा है। 1 सेकंड तो लगेगा इसका फॉर्मूला लिखने में, या फॉर्मूला लिखो फिर आगे सॉल्व करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सुनो, इससे 2 चीजें होंगी। लेट्स सपोज मैंने फॉर्मूला सही लिख दिया उसको, ठीक है, और फिर तुम्हारे दोस्त ने पीछे से तुम्हें चीटी काट ली और तुम भूल गए आगे क्या करना है, या तुमने यहाँ पे AB का मल्टीप्लाई गलत कर दिया, ठीक है, तुम्हारा आंसर कुछ और आ गया, ठीक है, बट तुमने ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसकी वजह से तुम्हारा आंसर जो है उसकी गलती में आधा नंबर कटेगा और बाकी पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें। अगर तुमने बिल्कुल पूरा सही करा है और लास्ट में जाके कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है
ठीक है, तो तुम्हारा सिर्फ आंसर के लिए आधा नंबर कटेगा, बाकी तुम्हें पूरे 3.5, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है 3.5 नंबर मिलेंगे। हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक, बस समझ में आई? हाँ, तो ध्यान रखना है कि हर चीज जो भी तुम यूज करो, ठीक है, उसके बारे में तुम्हें वहां पे लिखना है। बेसिकली मैथ्स के पेपर में ही लिखना पड़ता है, और साइंस में भी तुम्हें फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और एक और छोटी सी टिप जो बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, आंसर आया 15 सेंटीमीटर, बच्चे भूल जाते हैं सेंटीमीटर लिखना होता है, नहीं लिखोगे -12, डायरेक्ट, वो 1 सेकेंड के लिए भी नहीं सोचेगा। अगर तुम यूनिट नहीं लिखोगे तो तुम्हारे नंबर कटेंगे, और गलत यूनिट लिखोगे तो भी नंबर कटेंगे। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट पे सख्ती से ध्यान देना, कहीं पे भी सेंटीमीटर का मीटर मत कर देना, मीटर का सेंटीमीटर मत कर देना, या कहीं छोड़ के मत आना। जहां पे यूनिट है वहां पे यूनिट लिख के आओगे आओगे आओगे, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना। बाकी तुम्हारे पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। 28 तारीख से ट्यूशन में फाइनल टर्म के टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। दो उन पे जो भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने बोला है उनके करके देखो, जो भी चीजें यहाँ पे बताई है मैंने उन सब चीजों को अपने पेपर में अप्लाई करो, और देखो कि कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कितनी जल्दी तुम पेपर कर पा रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आज के लिए बस इतने करते हैं, खत्म करते हैं।